Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss nuclear imaging. न्यूक्लियर इमेजिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंट रेडियो आइसोटॉप्स। वो रेडियो आइसोटॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी डिफरेंट टारगेटेड टिश्यूज़ में जाके अब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वहाँ जाके वो रेडिएशन एमिट करते हैं जो कि हम डिटेक्ट कर लेते हैं थ्रू कैमरा। अब उससे फर्दर मूव करते हुए अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोन स्कैन क्या है, स्लाइवरी स्कैन क्या होता है, स्पेक्ट क्या है एंड पेक्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम सबको पता है कि ज़िलहज के 10 दिन आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हम सबको तैयार हो जाना चाहिए खूब सारी इबादत करने के लिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी इसकी जो है वो फ़जीलत बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों यानी ज़िलहज के शुरू के 10 दिन के अमल से ज़्यादा किसी भी दिनों की अमल की फ़जीलत नहीं। लोगों ने पूछा और जिहाद में भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जिहाद में भी नहीं, यानी इन दिनों में किया हुआ अमल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल ख़तरे में डालकर निकले और वापस आए तो साथ कुछ भी ना लाए। सिवाय इस कंडीशन के अल्लाह ताला को जो है वो बहुत ज़्यादा किया हुआ अमल जो है वो पसंद है, यहाँ तक कि जिहाद से भी ज़्यादा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी फ़र्ज़ इन दिनों में, ख़ास तौर पे इन दिनों में जैसे कि हम रमज़ान में एहतमाम करते हैं, तो इन 10 दिनों में भी हम एहतराम करें और जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को वक्त पर अदा करें, क़ज़ा या नफली रोज़े रखें। इन 10 दिनों में ज़कात, सदका दें और नवाफ़िल जो नमाज़ें हैं तहज्जुद, चाश्त, इशराक, उनकी पाबंदी करें, खूब तिलावत करें, सिला रहमी करें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बोन स्कैन। जैसा कि हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियर इमेजिंग हम करते हैं। न्यूक्लियर इमेजिंग हम डिफरेंट पार्ट्स की करते हैं, जैसे बोन की करते हैं तो हम उसको बोन स्कैन कहते हैं। बोन स्कैन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं 10 to 15% मिनरल लॉस को। कब हमें बोन स्कैन कराना होता है, क्या इंडिकेशंस हैं? कोई भी अगर मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है जैसे फिब्रस डिस्प्लेजिया है, उसको डायग्नोस करने के लिए और उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह देखने के लिए बोन की और उसके अंदर क्या बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम न्यूक्लियर इमेजेस कराते हैं। पेजेट्स डिज़ीज़ के लिए और जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, मेटास्टेसिस ऑफ बोन, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम करते हैं। अगर फेजेस की बात करें तो बोन फेजेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। पहले फेज़ में क्या होता है कि हम क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल को एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू वेन, तो जब वो वेन से या वेस्कुलर उससे पास कर रहा होता है तो वहाँ उसकी जो है वो वेस्कुलैरिटी की वो पिक्चर दे रहा होता है। एंजियो मीन्स यानी वेसल एंड ग्राफी मीन्स कि उस वेसल की जो है वो इमेज आ रही होती है। रेडियो न्यूक्लियोटाइड जब जो है वो वेसल में मूव कर रहा होता है तो वो रेडियो न्यूक्लियोटाइड एंजियोग्राफी दे रहा होता है, इसलिए हम जो है वो इसको रेडियो न्यूक्लियोटाइड एंजियोग्राफी फेस कहते हैं। ये फर्स्ट 30 सेकेंड्स का होता है और इसमें हमें क्या पता चलता है, हमें वेस्कुलैरिटी के बारे में पता चलता है उस रीजन की जिस वेन के अंदर वो मूव कर रहा होता है। सेकेंड फेज़ आता है फिर ब्लड पूल फेज़ जो कि 5 मिनट्स का होता है। इसमें क्या होता है कि जो है वो ब्लड के थ्रू वो मटेरियल पहुंच जाता है जहां पे उसको पहुंचना है, तो वो उसके इर्द गिर्द की जो है वो वेस्कुलर परमेबिलिटी को बताता है। थर्ड फेज़ होता है बोन सेंटीग्राफी फेज़, यानी कि इस फेज़ में अब वो बोन पे पहुंच चुका है और बोन की सारी हमें जो है इन्फॉर्मेशन बताएगा, तो इसमें 2 to 4 आवर्स लगते हैं और रेडियो आइसोटॉप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बोन में और फिर उसकी बोन की मेटाबॉलिक बायोकेमिकल चेंजेस बताता है। इस तरीके से बोन स्कैन दिखता है कि डिफरेंट जो बोन की पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं क्वांटिटी में। अगर स्लाइवरी स्कैन की बात करें, स्लाइवरी स्कैन किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, तो क्योंकि जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है इसके इर्द गिर्द जो है वो कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज से आयोडाइड और परटेक्नेटेट जो हमारे पास आइंस होते हैं वो सिक्रीट हो रहे होते हैं कैपिलरीज से स्लाइवरी ग्लैंड में। तो जब वो उस ग्लैंड के अंदर आते हैं तो आने के बाद जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं स्लाइवा के अंदर। तो इस टेक्निक के ऊपर जो है वो ये मतलब काम कर रहा होता है और जो है वो फिर हम जब टेक्नीटियम देते हैं तो फिर वो वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होके और स्लाइवरी ग्लैंड के फंक्शन को उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसकी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को हमें बता देता है, दिखा देता है।
अगर इंडिकेशंस की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड की हम एवेलुएशन ऑफ फंक्शनल स्टेटस के लिए हम इसको कराते हैं, और डक्ट्स जो होती हैं सलाइवरी डक्ट्स, उसकी पेटेंसी को देखने के लिए, डिफरेंट मास लीजन्स या ट्यूमर्स को देखने के लिए हम करते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है उसके लिए करते हैं, कोई ट्रॉमा है या फिस्ट्यूला यानी कि एबनॉर्मल ओपनिंग है उसके लिए करते हैं, या अगर जो है वो हमने कोई सर्जरी किया उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि ग्लैंड की क्या फंक्शन है, उसके लिए हम करते हैं। इसके भी 2 फेजेस होते हैं सलाइवरी स्कैन के। पहला इनिशियल फेज़ होता है जो कि फर्स्ट 5 मिनट का होता है। इसमें क्या होता है कि जो आइसोटोप होता है वो ग्लैंड के अंदर अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, जबकि सेकेंड फेज़ वॉश आउट फेज़ है। इसमें क्या है, ये 10 मिनट्स का होता है। इसमें हम जो है वो कोई भी कैंडी वगैरह देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो, और फिर इसमें हम डिटेक्ट करते हैं रेडियो आइसोटोप के थ्रू जो है वो उस ग्लैंड की एक्टिविटी को। इस तरीके से ये सलाइवरी ग्लैंड का स्कैन नज़र आता है। यहाँ पे हमें जो है वो पैरोटिड ग्लैंड नज़र आ रहे हैं, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, और जो है वो ये हमें ओरल कैविटी नज़र आ रही है। यहाँ पे ओरल कैविटी या जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का बैकग्राउंड है, और यहाँ पीछे जो है वो पैरोटिड ग्लैंड का हमें बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अगर कुछ टेक्निक्स की बात करें जो कि एडवांस टेक्निक्स हैं, तो उसमें स्पेक्ट और पेट आती है। सो स्पेक्ट क्या है, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और पेट स्टैंड फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इन दोनों को डिटेल में देखते हैं आगे। स्पेक्ट क्या है, एक ऐसा मेथड है ये जिसमें हम टोमोग्राफिक स्लाइसेस पेशेंट के लेते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन होता है कि सीटी स्कैन में हमें जो है पूरा स्लाइस क्रॉस सेक्शनल नज़र आ रहा होता है। तो इसमें भी ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर इमेजिंग में कि हम स्पेक्ट टेक्निक के थ्रू पेशेंट का पूरा जो है वो क्रॉस सेक्शनल यानी 3D इमेज ले लेते हैं। जो हम पहले पढ़ रहे थे बोन स्कैन, सलाइवरी स्कैन, वो जो है हमारे पास सिर्फ एक जो है वो प्लेन में हमें इमेज दे रहा होता है, लेकिन ये जो स्पेक्ट टेक्निक है इसमें क्या है कि हमें पूरा 3D इमेज मिल रहा होता है, पूरे स्लाइस का अराउंड इमेज मिल रहा होता है। इसमें भी हम जो है वो गैमा कैमराज यूज़ करते हैं। गैमा कैमराज में ये स्पेक्ट कैपेबिलिटी होती है। इसमें हम सिंगल या मल्टीपल गैमा कैमराज यूज़ करते हैं और उसको 360 डिग्रीज़ पे रोटेट करवाते हैं ताकि पूरा पेशेंट का जो है वो सर्कुलर जो है वो पता चल जाए, सारी जो है वो पैथोलॉजी या जो उसका फंक्शनल है उसको। और इसको लेने के लिए 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। अगर स्पेक्ट इमेजेस की बात करें तो स्पेक्ट इमेजेस जो है वो सीटी स्कैन की इमेजेस के साथ मिलके हमें अच्छी जो है वो लोकेशन बता देती हैं किसी भी डिज़ीज़ की, और जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अच्छी हो जाती है। लाइक हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस मिल जाते हैं पूरे, और उस क्रॉस सेक्शनल इमेजेस को हम स्पेक्ट स्कैन कहते हैं। जब रेडियो एक्टिविटी या रेडियो आइसोटॉप यूज़ करके हम क्रॉस सेक्शनल इमेज लें तो हम उसको स्पेक्ट स्कैन कहते हैं। और जो इमेज होते हैं ये एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन या साइट बता देते हैं हमें कि कहाँ से ये रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो वही कि बेटर रेजोल्यूशन होती है, बेटर डिटेल मिलती है हमें, इन्हांस कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, अच्छी इमेज आती है, और लोकलाइजेशन ऑफ डिफेक्ट मोर प्रोसाइज, मोर एक्यूरेटली प्रिसाइज और एक्यूरेटली हमें पता चल जाता है कहाँ की डिफॉर्मिटी है, कहाँ का जो है वो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। एक्सटेंड एंड साइज ऑफ डिफेक्ट्स इज़ बेटर डिफाइंड, कितना बड़ा है कितना छोटा है सब जो है वो अच्छे से पता चल जाता है। एप्लीकेशन देखें तो स्पेक्ट जो है वो हार्ट की इमेजिंग में, ब्रेन की इमेजिंग में और डिफरेंट ट्यूमर्स की इमेजिंग में यूज़ होता है, बोन स्कैन में यूज़ होता है। जैसे कि ये स्पेक्ट क्या है, एक टेक्निक है कि बोन स्कैन क्या होता है, सिर्फ जो है वो एक डायमेंशनल होता है, जबकि स्पेक्ट की जब हम टेक्निक अप्लाई करेंगे तो हमें 3D इमेज पूरे स्लाइस का इमेज मिल जाएगा, यानी बोन का पूरे स्लाइस का इमेज मिलेगा आगे से लेकर पीछे तक। अब दूसरी टेक्निक है पॉजिट्रॉन। जो हमारे पास स्पेक्ट था उसकी एक लिमिटेशन थी कि इसका टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जो है वो इस मतलब बचने के लिए इस लिमिटेशन से तो हमारे पास एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं पेट यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये ज़्यादा एडवांस होती है हमारे पास स्पेक्ट से। इसमें क्या होता है कि ये भी हमें 3D इमेजेस देती है जैसे कि स्पेक्ट देता है। इसके अंदर हम 2 कैमराज यूज़ करते हैं, एंगर कैमराज जो कि गैमा सेंटिलेशन कैमराज होते हैं, और उन दोनों को हम ऑपोजिट साइड में रखते हैं। जो हमारे पास स्पेक्ट के कैमराज होते हैं वो 3D रोटेट कर रहे होते हैं, जबकि इसमें जो हमारे पास 2 कैमराज होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम रखते हैं, जो कि इमेज को जो है वो कलेक्ट करते हैं। और जब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो ये टाइम बचा लेते हैं हमें, और यही वजह है कि ये जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं स्पेक्ट से कि इसमें जो है वो टाइम जो है वो कम हो जाता है एंगल की वजह से।
जो पेट स्कैन है वो अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में, और जो है वो इसमें होता है ये कि जो पॉजिट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉन से जाके कंबाइन करके हमारे पास दो गैमा रेडिएशन देते हैं, और जो दो गैमा रेडिएशंस निकलती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं, जो कि अपोजिट गैमा जो है वो कैमरास डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इसकी फ़िज़िक्स है कि पहले जो था पॉजिट्रॉन वो जाके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, और फिर इलेक्ट्रॉन से दो गैमा रेज निकली जो कि एंगल में ऑपोजिट थी। ऑपोजिट जब ये निकली तो हमारे पास जो गैमा रेज डिटेक्टर था उसने जो है वो डिटेक्ट कर लिया, और इस तरह जो है वो 3D इमेज मिल जाती है हमें किसी भी चीज़ की, पूरा एक स्लाइस में इमेज मिलती है। अगर आइसोटॉप्स की बात करें तो कार्बन 11, नाइट्रोजन 13, ऑक्सीजन 15 एंड फ्लोरीन 18 इस काम के लिए यूज़ होते हैं पेट में। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? ऑन्कोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में और कार्डियोलॉजी में ये टेक्निक अब इस्तेमाल हो रही है।